नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज ज्ञानेश कुमार पर जिस गंभीर खतरे की आहट है वो बताने का वक्त है। ज्ञानेश पर महाभियोग, आगे क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि ये कब आएगा। कब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हवा में नहीं कि महाभियोग बैठे बैठे सोचा महाभियोग पर किया जाए। महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से ममता बनर्जी ने डेरा जो डाला है और दिल्ली में रहने के दरमियान ही बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ममता बनर्जी पर महाभियोग, ज्ञानेश कुमार पर क्षमा कीजिएगा, महाभियोग लाया जाना चाहिए। महाभियोग का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अब ये वक्त है कि हम देश के सामने महाभियोग ला करके ज्ञानेश की सच्चाई को पूरे देश में संसद के जरिए बता दें। और इस महाभियोग के लिए विपक्ष को अब साथ आना चाहिए। यानी पहल ममता बनर्जी ने महाभियोग की पहल कर दी। महाभियोग बहुत बार ऐसे लाए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष कई बार लाता है, पता होता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि सरकार के चेहरे से नकाब, मुखौटा हटा करके इसका असली चेहरा देश को दिखाया जाए। अब नंबर गेम्स क्या है, नंबर गेम्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है महाभियोग का लाया जाना। भाव को लाइए, फिर महाभियोग लाने की प्रक्रिया और महाभियोग जो है, जो जिसका प्रस्ताव हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। भाव को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। खबर लाइए, सीधा खबर पे चले। आ सकता है एक और महाभियोग, ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार, साथी दलों संग चल रहा विचार। अब जरा खबर के भीतर चलिए, साथी दलों संग क्या विचार चल रहा है और महाभियोग पर क्या सोच रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव तेज हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिए कि वह अन्य विपक्षी दलों से बातचीत करके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना पर विचार कर रही है। यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच दिल्ली में तीखी बहस हुई थी। दोनों के बीच विवाद की मुख्य जड़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। ये शायद पहली बार है कि ये नौकरशाह जनप्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री से बहस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आका को खुश करने के लिए। महाभियोग के लिए चल रही कोशिशों की पुष्टि करते हुए तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट साफ करने का तरीका गलत है। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग चलाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वह एसआईआर कर रहे हैं वह गलत है और देश के हर नागरिक के वोटिंग अधिकारों को प्रभावित करता है। चलिए आगे। तृणमूल कांग्रेस अब विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। मतलब तृणमूल ने मन बना लिया, ममता बनर्जी ने फाइनल कर लिया कि इन पर महाभियोग लाया जाएगा। अब विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लग गई है तृणमूल। यदि महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह देश के चुनावी इतिहास में एक बड़ा और दुर्लभ राजनीतिक टकराव बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले ही चुनावी मैदान गर्मा चुका है। मतदाता सूची का मुद्दा इस लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है। बता दें, पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो अभी जांच प्रक्रिया में है। देखिए, न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग, हालांकि वह भी बहुत रेगुलर नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो, लेकिन फिर भी इस देश ने देखा है। लेकिन
चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग, ये देश पहली बार देखेगा। और इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो आपस में रणनीतिक तौर पर शुरुआत होती है। पहले तो घर में विचार बनता है ना, तब ना बाहर जाएंगे। तो उस स्तर पर शुरू हो चुका है। आप ममता बनर्जी को ही सुनवा दीजिए, क्या बोल रही हैं, सुनवाइए। A law can be brought in the future to take action against the CEC and the other election commissioners? देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है और ऐसा आगे किया जा सकता है। कल्याण बनर्जी ने भी इस बात को पत्रकारों से कहा, हालांकि वो बात जो, क्योंकि हम लिमिटेड बाइट ही चला सकते हैं तो उसमें नहीं है, लेकिन कल्याण बनर्जी कितना भड़के हुए हैं, जरा कल्याण बनर्जी को सुनिए। इसके बाद भी उनको बोलने नहीं दे रहे। दीज आर अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। नया रेगुलेशन निकालता है वो, ऐसा नहीं। रेगुलेशन को मोल्ड करके बीजेपी जिस तरीका से उनका साइड में ले आते हैं, करेक्ट प्रोसीड्योर नहीं है। दिस इज डिस्ट्रॉइंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इटसेल्फ। वेरी बैड साइन फॉर द कंट्री, दैट्स मच आई कैन टेल यू। वेरी बैड साइन। और हम लोग तो बोल रहे हैं देखो डेमोक्रेसी तो नहीं है। कल तो दिल्ली में आप देखा, बंगो भवन दिल्ली पुलिस में घेर दिया। अभी हम देखा एक तो बाइट देखा, दिल्ली पुलिस का कोई कमिश्नर बोला, वो ममता जी सीएम, उसका एक जेड प्लस सिक्योरिटी है। अरे जेड प्लस सिक्योरिटी था, ममता जी तो बंगो भवन में नहीं रहते, ममता जी तो साउथ एवेन्यू में है। जो मर्जी वो कर देगा। कल अमित शाह क्या किया है? ऐसा चलेगा? देश चलेगा? छी, ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता है। और कैसा चलता है? जैसा ज्ञानेश कुमार नहीं चलता है। और ज्ञानेश कुमार कैसा चलता है? जैसा मोदी और शाह चाहता है वैसा चलता है। अब पहले मैं एक प्रक्रिया वाली बात, तकनीकी बात कर लूं, जिससे दर्शक आगे चर्चा को समझ पाए। सीसी को पद से, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। समान तरीके, जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया है वही है। ठीक ऐसी व्यवस्था 2023 में जो मोदी जी ने अधिनियम लाया, उसकी धारा 11(2) में भी है। अनुच्छेद के अनुसार किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बगैर नहीं हटाया जा सकता। बाकी चुनाव आयुक्त जो अटैची हैं या बाकी बैठे हैं, उसमें भी एक कैच है, उसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यदि रिकमेंड करता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका रिकमेंड राष्ट्रपति एक्सेप्ट करे। रिजेक्ट भी किया जा सकता है। 2009 में जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी और एन गोपाल स्वामी ने नवीन चावला को रिमूव करने का रिकमेंडेशन किया था, तो उन्होंने वो रिकमेंडेशन रिजेक्ट किया था। तो ये रिजेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए अब सर्वोच्च जो है, संविधान के अनुच्छेद 124(4) जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बताता है, 124(4), 124(5) से ही हटेंगे। 124(4) ही 124(5) के लिए भी वही तरीका इंप्लीमेंट होगा। और वो जो तरीका है, वो जो तरीका है उसमें लोकसभा के 100 मेंबर चाहिए, राज्यसभा के 50 मेंबर चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से रिमूव करना चाहिए। उसमें एक लोचा पेच और है। ये पीठासीन अधिकारी जो है, स्पीकर, इसका भी विवेक होता है कि इसको एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। सबसे बड़ा पेच सबसे बड़ा कैच वो है, पेच वही। सबसे बड़ा यशवंत वर्मा, जिसके घर में नोटों का जखीरा जल रहा था, आज तक
उस पर प्रक्रिया पेंडिंग है। महाभियोग का प्रस्ताव लाया, विपक्ष ने दस्तखत करके दे दिए, यादव उसी चक्कर में धनखड़ नप गए। यादव तो के चक्कर, यादव का भी रिकमेंडेशन है। हाँ, लेकिन यादव का भी रिकमेंडेशन है, लेकिन इनको अभी तक, क्योंकि यादव इनको सूट होता है जो कहे कि मेजोरिटी से सरकार चलनी चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से, वो उनको सूट होता है, इसलिए वो भी इम्पीचमेंट अभी इन्होंने लिया नहीं। मतलब हमारे यहाँ कितने फ्लॉज है कि सब कुछ होने के बाद भाई जब 100 लोग उधर से और 50 लोग उधर से रिकमेंड कर देंगे तो स्पीकर ने कर देना चाहिए, लेकिन स्पीकर अपना विवेक जो उपयोग करेगा, स्पीकर का विवेक कौन सा, जो सत्ता पक्ष का विवेक होगा, और सत्ता पक्ष अविवेकी है तो फिर अविवेक ही व्याप्त रहेगा पूरे समय, जो वर्तमान में चल रहा है। जो मोदी और शाह का टेक वही है स्पीकर का विवेक, बस विवेक, है। बस बस बस। उनका तो मैंने इसलिए टेक, बोला, हाँ मैं तो अविवेकी बोल रहा हूं सीधा, हाँ, तो क्योंकि जिसके यहाँ नोटों के बंडल मिले उसको ऊपर भी नहीं करे, जो संविधान के खिलाफ बात नहीं करे, संविधान के सामने नतमस्तक होने वाली सरकार, संविधान के खिलाफ बात करने वाले जज के ऊपर इंपीचमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करने के बाद भी नहीं करती, तो फिर सरकार विवेक से काम नहीं कर रही है। नहीं, लोकतंत्र में इतना तो नंगा नाच कभी नहीं हुआ था जो कभी नहीं चल हुआ। रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इतने छिछोरे लोग भी सत्ता में बैठेंगे और इतना संविधान को रगड़ेंगे। नहीं तो अंबेडकर जी को जरा भी थोड़ा विजन होता, हालांकि उनको विजन था, उन्होंने कहा था अपने भाषण में आखिरी में, संविधान सभा में जो आखिरी भाषण था उसमें, कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, किसके हाथ में संविधान होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे डर लगता है, तभी उन्होंने डर बताया था कि हमारे देश में व्यक्ति पूजा बहुत लोग करते हैं, और यदि सत्ता में बैठे हुए आदमी की व्यक्ति पूजा शुरू हो गई तो भगवान बन जाता है, फिर वो संविधान की अवहेलना करता है, फिर अच्छा संविधान भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। और वही हुआ, 75 साल नहीं हुए देश को आजाद हुए, 75 साल तो अभी लागू हुए नहीं हुए संविधान को, और उनका डर जो है वो सामने आ गया। ये जो है, मैं आपको एक क्लिप और सुनवा दूं, क्योंकि ममता बनर्जी पूरा क्यों ये आना चाहिए जो है महाभियोग, ये पूरा डिटेलिंग है उनका, पूरा बताइए। जो अगली बाइट चला दीजिए ममता बनर्जी की। You can see that the people are sitting behind us. All are the victims of the SIR cases. I could have bring lakhs of people, but they are staying here since 6-7 days. Because Delhi press, they don't have any idea what is going on in Bengal. It is not your fault. It is the fault of the system nowadays. That the sometimes real things doesn't come out in a proper way. Even house also you have seen, though I am not a member of this house, so I am not speaking, but whatever I have watched through TV, that they cannot raise the opposition, their voice also in a proper way. ये बाइट क्यों सुना है? इस बाइट के आखिर में उन्होंने राहुल गांधी को जो बोलने नहीं दिया जा रहा है उसके प्रति भी चिंता जता दी, क्योंकि महाभियोग में उन्होंने कहा था कि बाकी विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा, तो बाकी विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा, तो साथ देना पड़ेगा। संसद में शताब्दी राय ने राहुल के समर्थन में जब उनको स्पीकर ने बोलने का मौका दिया तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। शताब्दी राय ने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, आप एलओपी को पहले बोलने दो। भाऊ, ये महाभियोग प्रस्ताव कई बार प्रतीकात्मक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, बहुत बार। आपने नेहरू जी के जमाने से देखा। मैं वही नेहरू जी को ही कोट कर रहा था। जब नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तब ये सबको पता था कि ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, इतनी बेहतरीन मेजोरिटी उनके पास थी, लेकिन वो प्रस्ताव एडमिट हुआ। और नेहरू जी को मीडिया ने पूछा तो नेहरू जी ने कहा कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव को मना नहीं करना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव क्यों, इस पे चर्चा होगी,
हो सकता है हमारी कुछ कमियां होगी, वो उजागर होगी। अविश्वास प्रस्ताव बीच बीच में आना चाहिए ताकि सरकार पे अंकुश रहे, सरकार की जवाबदेही तय हो। लेकिन आशीष, फिर जवाहरलाल नेहरू ने सीना नहीं गिनवाया था, लेकिन दिल बाड़ा था। कहा नेहरू के जूते धूल के बराबर तो नहीं। उनकी तो नेहरू को कोट करना मतलब नेहरू का अपमान है आज के डेट में इन लोगों के सामने। इन लोगों को तो मतलब वो जो नरवणे की किताब में तो ये इतने नंगे हो गए कि कितने डरपोक है ये। अविश्वास प्रस्ताव जब मणिपुर पे आया था तो क्या इन्होंने जवाब में मणिपुर का कोई बात की थी? मणिपुर छोड़ के नेहरू से लेके इमरजेंसी से लेके सब वही पुरानी रिकॉर्ड रिलीज करते, पुरानी पिक्चर। इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव ये तो एडमिट होगा कि नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। और उसके बाद ये एडमिट होने के बाद इस पे चर्चा होगी, विपक्ष सारी चीजें खोल के रखेगा। जो विपक्ष सदन के बाहर कहता आएगा वो सदन पे कहेगा, फर्क इतना है। सरकार उसका जवाब देगी क्या? सरकार जवाब नहीं देगी। सरकार सारी दुनिया की बात करेगी, इमरजेंसी कैसी लग गई थी और कैसा देश पे अराजकता हो गई थी, ये सारी बातें करेगी। लेकिन चुनाव आयोग को सिर्फ इतना ही कहेगी एंड में कि चुनाव आयोग बेहतरीन काम कर रहा है। अभी प्रकाश पोरे बहुत सीनियर पत्रकार है महाराष्ट्र के। आज सुबह उन्होंने एग्रीकल्चर जो डील हुई है उसमें किसान के नेता भी है वो, उस पर उन्हें सुबह सुबह फोन करके बड़ी चिंतित हो रहे थे, व्याकुल थे। तो कैसे करे, किसान ना समझे बेचारा, पता भी नहीं उसको। बहुत आधा घंटा बात की उन्होंने एक बार मुझे कहा कि ये जो सरकार है इसके पास एक महामृत्युंजय मंत्र है, वही जपती रहती है। अरे मैंने बोला आप भी कहाँ पूजा पाठ में लगे रहते हो? बोले नहीं, इनका महामृत्युंजय जो मंत्र है वो इजाद किया हुआ है। 2014 के बाद नया महामृत्युंजय मंत्र लिखा गया। तो मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा क्या है? बोले मुहि मम्मम भाप, मुहि मम्मम भाप, मुहि मम्मम भाप। अरे मैंने बोला जरा बताइए, ये तो संस्कृत तो लग नहीं रहा है। तो बोले मुहि मुस्लिम हिंदू, मम्मम मंदिर मस्जिद, और भाप भारत पाकिस्तान। इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। जब भी आप ट्रेड डील की बात करो, मुहि मम्मम भाप। आप चुनाव आयोग की बात करो, एसआईआर की, मुहि मम्मम भाप। किसान जान दे रहे हैं, मुहि मम्मम भाप। रुपया नीचे गिर रहा है, मुहि मम्मम भाप। तो ये मुहि मम्मम भाप का फिर जप करेंगे। इसमें एक और नेहरू राहुल नेरा भी जोड़ दीजिए। मुहि मम्मम भाप नेरा, नेहरू मुहि मम्मम भाप नेरा। मुहि मम्मम भाप नेरा, मुहि मम्मम भाप नेरा। कुर्सी ही है बाप मेरा, मुहि मम्मम भाप नेरा, कुर्सी ही है बाप मेरा। कुछ नहीं उसके आगे इनका, बस कुछ नहीं है। मैं आपको और दिखाऊं, लेकिन एकाध नेता ऐसे हैं, नतीजा कुछ भी हो भैया, जबरन जब जीतने हैं तो जीतो, लेकिन नाक में दम। ममता आई है दिल्ली, मैं आपको ताजा विजुअल दिखाता हूँ। ममता दिल्ली में डेरा डाल दी, पहले जा करके ज्ञानेश कुमार पहले वहां क्लास लगाई, अंदर घुस करके। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता जी है, ये जीवित हैं तो ये समझ लो ये टायर फटने में नहीं भागी हैं, ये सड़कों पर मुर्दा समझ के लोगों ने छोड़ा है। इतना ऐसे हालात में राजनीति करके यहाँ तक पहुंची है ये ममता दीदी। ये ममता दीदी के शरीर में कितने प्लास्टर, कितने टाके लोग गिन नहीं पाते थे, नीचे ऊपर से बंधा रहता था, तब ये यहाँ पहुंची है। ये टायर फटने भागने वाले 56 इंची नहीं। हाँ, और मैं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट कैसे, क्या वो जज के सामने जा पाएगी क्या? यदि ममता बनर्जी जज के सामने खड़ी होती है तो देश आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय जब से इजाद हुआ तब से शायद ही कोई मुख्यमंत्री है जो जज के सामने जिरा करेगा। पहला केस होगा। उसमें मैं थोड़ा ममता जी के एजुकेशन के बारे में बता दूं। ममता जी ने जोगमैया देवी कॉलेज से कोलकाता में बीए हिस्ट्री किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एमए हिस्ट्री किया। उसके बाद में उन्होंने डिग्री इन एजुकेशन शिक्षायतन कॉलेज से लिया, और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से वो लॉ की डिग्री होल्डर भी है।
वो वकील भी है। ये भी मैं बता दूं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जिसके पिता की मृत्यु 17 साल की उम्र में हुई और इसलिए हुई कि उनको दवाई नहीं मिल पा रही थी। दवाई के अभाव में जिसने अपने पिता को खोया होगा वो क्या संघर्ष करके जीवन जी होगी। और पता नहीं, तब हम पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते थे, हम देखते थे आशीष उनको, जब भी ममता आती थी बंगाल से, वो बिना पस्टर के, कभी व्हील चेयर के, कभी पैस्टर, कभी सर पे, मैंने ममता जी को ऐसा सीधा कभी साड़ी पहने देखा ही नहीं। उसकी वेशभूषा साड़ी और बाथरूम चप्पल, स्लीपर पैरों में, लेकिन उसमें भी इधर बैंडेज, इधर पैरों में, हाथ में लकड़ी, उधर हाथ टंगा हुआ, कभी सर पे टाके आए हुए। ममता जी ने चेयर घुसपैठी करके नहीं ली। ममता जी ने रास्ते पे खून पसीने से मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। वो बंगाल है, उस बंगाल में हवाबाजी यानी जो पोपट पंची है, बोल बोल के सत्ता नहीं परिवर्तन होती है। और जो ये दो गुजराती अपना पसीना भी बहाने में डरते हैं, वो बंगाल खून मांगता है, संघर्ष। तो मैंने कहा ना कि सही मायने में चुनाव आयोग को कोई एक ही मिला है सामने, कि जिसने हर गली में टाइट कर दिया, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तो कर रहा हूं कि लाइव प्रोसीडिंग्स जो है अब मतलब अब ममता जिला कर रही है। इस वक्त ममता बनर्जी जिला कर रही है, तो ये लाइव दिखाना चाहिए। मैं लाइव तो अलग दिखा ही रहे हैं, हम लाइव अलग दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जीरा उनकी चल रही है, वो बहुत मतलब अब वही समझिए कि आज सूर्यकांत की परीक्षा है। आज सूर्यकांत, मैं कुछ बयान सुनाता हूँ जरा भैया, कुछ बयान है सुनाइए ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर पॉलिटिकल रिएक्शन से। सबसे पहले महुआ मोइत्रा को सुना दीजिए तो, अगर अच्छा है। अच्छा चलिए इनुक सुनाइए कांग्रेस। जिस तरह से राहुल जी ने जिन लोगों को मरा हुआ दिखाया गया वोटर लिस्ट में, उन लोगों के साथ चाय पीकर संज्ञान लिया था इस बात का और देश के सामने सच्चाई रखी थी एसआईआर की, उसी तरह ममता बनर्जी जी ने 6 बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन चुनाव आयोग अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता है राजनीतिक दलों के प्रति। तो उन्होंने संविधान को तो लपेट कर रख ही दिया है। वो भाजपा के लिए काम कर रहा है, मुसलमानों के नाम काटना, दलितों के नाम काटना, ईवीएम होने की वजह से कहां कांग्रेस का वोट है, कहां विपक्ष का वोट है पता चलता है, वहां से वोटर गायब करना। ये धंधा जो चलाया है, अप्रशिक्षित लोगों से काम करवाना, लोगों को दबाव में रखना, लोग इतना काम नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें, और जो जल्दी है 1 महीने में कर लेना है, 15 दिन में कर लेना है, ये इतना आसान काम नहीं है। बीएलओस को पता नहीं क्या करना है। फॉर्म नंबर 7 बीजेपी के पार्टी से प्रेस से छप कर आ रहे, मैच नहीं हो रहा है चुनाव आयोग के फॉर्म और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बल्क में उनके फॉर्म लिए जा रहे हैं, वैसे 10 फॉर्म से ऊपर ले नहीं जा सकते। इतनी सारी खामियां हैं। तो वो ममता बनर्जी भी जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनको लेकर वो उन्होंने सड़क पे आंदोलन किया। तो जो जो पर्याय हाथ में है संवैधानिक, उसका इस्तेमाल वो कर रही है। हम स्वागत करते हैं इस बात का। आज सुप्रीम कोर्ट में खुद बात रखेगी कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने रखी थी ये बातें, योगेंद्र यादव जी ने ये बातें जो है संज्ञान, जो सच्चाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर रखी थी। तो देश का लोकतंत्र बचाना है तो दरवाजा तो सर्वोच्च न्यायालय का ही है। महुआ मोइत्रा को सुनाइए, महुआ मोइत्रा को सुनाइए, महुआ मोइत्रा को सुनाइए। Yes, so yesterday, Honorable Chief Minister and Chairperson of our party, Mamta Didi is here, and you heard that she had led a delegation to the Chief Election Commissioner with the families of the victims who had passed away as a result of the SIR exercise, including people who had been deleted as dead, who were actually alive. And she took them and she went to the Chief Election Commissioner, but he is an exceedingly arrogant person and has been placed there by the BJP. So he humiliated our Chief Minister, and the talks came to nothing. Ultimately, she left, and then she spoke to the press, and she answered every single question, unlike the Honorable Prime Minister, who till today has never answered a question from any one of you. When he was asked a question about Mr. Adani in the US, you remember he answered saying Vasudeva Kutumbakam. So if he's asking you what is your name, he's saying I live in Dwarka.
So you saw that. So anyway, she's answered every single question, and today she herself is a petitioner in the SIR case, and she's currently in the Supreme Court right now. So we'll see what happens there. And you also saw yesterday inside the House that this government, they should now write all our speeches for us. And I think this big building that was made at the cost of the taxpayers' money should actually be demolished, because there is no point in any of us coming here. They will tell us what we have to say. They will tell us how we should behave. They will tell us what is in the president's speech or not. The president's speech has always been something which you can speak on any topic which is covered in the president's speech. National security, Indo-China relations are very important. And you saw yesterday how they kept shifting the goalpost and shamefully suspended 8 MPs. But since they are going to stifle our voices, they're not going to get away with it. All of us are here, and you will see what happens today. चलिए जरा प्रियंका चतुर्वेदी से एसआईआर का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर वोटर के अधिकार का हनन हो रहा है, वोटर्स का डिलीशन हो रहा है लार्ज स्केल पे। उसकी लड़ाई ममता जी लड़ रही हैं कि वेस्ट बंगाल में भारी संख्या में ऐसे वोट्स काटे गए हैं जो ट्रेडिशनली उनको वोट करते हैं। तो वो लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई हैं। मैं इसका स्वागत करती हूं और मैं मानती हूं हर विपक्षी नेता को इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान को ताक पे रखा जा रहा है, जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, जिस तरीके से प्रजातंत्र में पार्लियामेंट को चुप कराने की प्रक्रिया विपक्ष को की जा रही है, उसकी लड़ाई वो लड़ रही हैं। उसका मैं स्वागत करती हूं। और जो इम्पीचमेंट की वो बात कर रही हैं, अगर कोई इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी है उनको दरकिनार करके किसी का एजेंडा फॉलो करे, ये सरासर गलत है। और उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक प्रावधान है, लीगल प्रक्रिया है जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर सकती हैं, उस पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन को कि कोलैप्स ना हो, इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, वोटर्स के लिए उनकी राइट्स बने रहें, वो लड़ाई में उनको जीत हासिल होगी। चलिए इम्पीचमेंट पर भी अपनी राय रख दी, और इन्होंने कहा कि ममता जी जैसा कर रही है नेताओं को करना चाहिए। नेताओं को तो मान लिया ममता बनर्जी एलएलबी है तो पैरवी कर रही हैं, लेकिन वादी बन करके और जो वकील है वकील बन करके, मुझे लगता है एक साथ जो है उद्धव ठाकरे से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर स्टालिन और राहुल गांधी सबको एक दिन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए। सब खड़े हो जाए कि जो है कि चलो भाई अब सुनो, अब हम लोगों को सुनो। आपको मैं दिखाता हूं ये बेंच, जरा बेंच देखिएगा भाऊ। अब तक एसआईआर की बेंच सूर्यकांत और बागची की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची। आज ये बेंच 3 की हो गई है, और तीसरा नाम देख लीजिए जरा, ताकि न्याय के प्रति आपकी भी अगाध श्रद्धा मजबूत हो जाए। मैटर टू बी हियर्ड बाई अ बेंच ऑफ सीजेआई सूर्यकांत एंड जस्टिस जय माल्या बागची, विपुल एम पंचोली। ये बेंच में तीसरे जज की एंट्री हुई है। पहले 2 जज सूर्यकांत और बागची 2 जस्टिस थे, अब हो गया जस्टिस पंचोली जी को लाना। तो अब न्याय मिलेगा आपको, इसके बारे में आश्वस्त हो जाइए। नहीं, पंचोली जी को आते से ही समझ गया कि निर्णय क्या हो सकता है। पंचोली जी बहुत दूर से आए हैं, 57 जजों को पहले जो है पार किए सीनियरिटी में, और फिर नागरत्ना जैसे मैडम का ऑब्जेक्शन ओवर रूल करते हुए, हाँ, और यहां तक पहुंचे और अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के बेंच में शामिल हैं, जब इस देश की एक मुख्यमंत्री खुद पैरवी करने के लिए अदालत में मौजूद है। और अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहा है ममता बनर्जी ने, हम वही बात दोहराएं तो अच्छा भी नहीं होगा। ममता बनर्जी को ही आपको सुनवा देते हैं, हम तो इजाजत लेंगे लेकिन सुनवा देते हैं। ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें कही हैं बाहर जो अदालत में बताने वाली हैं, तो बाहर वाली बात सुन लेंगे तो अदालत की बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि जिन सीटों पर भाजपा जीती थी, जो 73 भाजपा विधायक हैं जहां जीती थी, वहां पर वोट नहीं कटे हैं। 58 लाख वोट काटने के प्रोसेस में है चुनाव आयोग, 58 लाख वहां पर नहीं, वहां पर कहीं 5000 कहीं 7000। जहां टीएमसी जीती है वहां 70,000 से 1 लाख वोट, 70,000 से 1 लाख वोट, और सारा पोथा लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई हैं। तो हमको आप दीजिए इजाजत, और
आपके साथ हम अपडेट सुप्रीम कोर्ट की और सदन की दोनों की लेकर के आते रहेंगे भाऊ के साथ। तो अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे आप सुनवा दीजिए भैया कंट्रोल रूम, ममता जी की जो बची हुई क्लिप्स हैं उन सबको लगा दीजिए, सुनवा दीजिए। धन्यवाद। Why on the eve of election? Because automatically February month, this month, possibly they will announce the notification. So within 2-3 months, is it possible without planning, without mapping, without proper training, without proper infrastructure to do the SIR? Actual, you see 4 election bound states: Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam. They are doing it 3, only the opposition state. But not in Assam, because this is double engine state. Now Northeastern, no. Number 2, first phase they deleted 58 lakhs names. Even they have not given any opportunity to the people who are the victims to apply form number 7 to defend themselves. Form number 6 to defend themselves. From here, I do not know who is he. One BJP follower, name is Seema Khanna, retired. IT officers, maybe IT officials, retired. Only to misuse the AI, artificial agency, without verifying the reality. They just deleted one-sided. Without the ERO signature, they cannot do it. It's illegal. They can do the SR, I don't have any problem. Let them 2 years try. They can do it after election, no problem. Why on the eve of election and why not Assam? Always this government says खुशबैठिया। अगर खुशबैठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? BSF। कोल किसका हाथ में है? CISF। एविएशन किसका हाथ में है? कस्टम्स एंड एविएशन मिनिस्ट्री। रेल किसका हाथ में है? रेलवे। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया। मैंने बहुत दफे रेस किया था, अगर बाहर से कोई खतरनाक आदमी आ जाएगा तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे? आप तो लेके चला आता है, हमको कोई डेटा शेयर नहीं करता है। नो रिप्लाई। Even I have written letter to Prime Minister. Nothing hide and seek. After this Bangladesh turmoil, they brought some people. And I told him that you know all these things. But for my information to inform you, so I gave you the information. So this is your matter, because they came with their aviation or railway. It was within the knowledge of customs and others. Whoever is talking is speaking Bengali, say Bangladeshi. What is this? How do you insult the Bengal people like this? Bengal is a province, Bengal is a state within India. You have to read the history, study the history. Before independence, Bangladesh, India and Pakistan was together. After independence, Bangladesh is a different country, Pakistan is a different country, and India is our country. Now Punjab have the what? Both countries suffered because of this. Our border is Bangladesh, but Tripura border is also Bangladesh. Assam border is also Bangladesh. Northeastern border is Rohingya. They pass through this. Nepal border is Bihar, UP, few
Bengal also. Punjab border is Pakistan. So it is your duty. कितना रोहिंगा को मिला आपको? एक भी मिला? The BLO families, few are here, they also, because of threatening every day, the mental pressure, the agony, committed suicide or their brain stroke, they are hospitalized also some people. So from their family members also, BLO their family, হাত তুলুন তো। নেক্সট হচ্ছে SIR নোটিশ দেওয়া হয়েছে। There are genuine voters, they have all the documents. Instead of that, they are taking truck with full of documents. But this is the only state where they have appointed illegally. It is against of the election regulation, the statutory rules, that the roll observer in the name of BJP officers and 8,100 micro observers, they are not listening to DEO, ERO, AERO. They have kept one logo separately. From there, they are going to delete all the names. About 2 crores. Now, if 58 lakhs already deleted, now 1 crore 4 lakhs is what earlier it is said logical discrepancies when Supreme Court said that list should be there, proper list. After that, they changed the name like this, mismatch, mismap, like this. If I give you one example in my constituency, Bhawanipur, see how they are working. 40,000, my vote may be 2,21,000 like this. Approximately, I am telling you. First, they deleted 40,000 unilaterally. And after that, in the name of logistical mismatch or mismap, in every constituency, Trinamool Congress, not BJP. If BJP constituency 2,000, 3,000, 11,000, our constituency 70,000, 1 lakh voters are being deleted. And it's supposed to be deleted because it is in process. Either mismatch or mismap, or already 58 lakhs deleted. One port constituency, there's 70 lakhs already unilaterally deleted. And ERO Association, they gave a letter that you never ask us. We do not know anything about it. It is that so-called Shima Khanna, BJP mindset, sitting inside the Election Commission office. What is the credibility? Who is she? Through AI, just deleted the name. Now, yesterday when I met him, I told him that even a murderer, if they don't have the lawyer, if they say, I want to defend my case, judges at least gave a chance to speak at least 1 minute, 2 minutes. And now he deleted so many names. And your target, who will elect the government in democratic setup? Is it the election commission or the voters? Now Delhi का जमींदार वोटर का अधिकार सब छीन के लिया और नहीं चाहते हैं. I challenge them. If you have the guts, fight it politically. Fight it democratically. But don't misuse election commission like this. What you have done for Haryana, Maharashtra, even Bihar also. Our organization is strong. We know what is going on in every area. And yesterday the report came, so many names in me included,
In the meantime,